सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 24 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। शहनाज, मैंने कहा, मुझे तुम्हारे मुतल्लिक एक खतरा महसूस हो रहा है। हमीदुल्लाह खान जेल से फरार होकर यहाँ आया था और अपने बाप से 20,000 रुपया ले गया था। उसे पता चल सकता है कि तुम यहाँ हो, वो जरूर आएगा और तुम पर वार करेगा। नवाब को तुम बता देना, लेकिन शहनाज, होगा यूं कि हमीदुल्लाह खान ने आकर नवाब से कहा कि शहनाज को मेरे हवाले कर दो, तो नवाब तुम्हें उसके हवाले कर देगा। कर दे? शहनाज ने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं आराम से उसके साथ चली जाऊंगी। अगर देखा कि वो मुझसे इंतकाम लेना चाहता है तो हो सकता है वो उससे पहले ही खत्म हो जाए। वो अकेला तो नहीं होगा, उसके दो चार साथी उसके साथ होंगे। ताजे के दोस्तों ने उसे कत्ल कर ही दिया था ना। हमीदुल्लाह भी अपने साथियों के हाथों कत्ल हो जाएगा। मैं ये बंदोबस्त कर सकती हूँ। कुछ कह नहीं सकते वो क्या करेगा, मैंने कहा। मैंने तुम्हें सुनाया है कि फरार के बाद उसके साथ मेरी कहाँ और कैसे मुलाकात हुई थी। तुम्हारा जिक्र आया तो बात उसने इंतकाम की ही की थी, लेकिन उसने ये भी कहा था कि शहनाज सामने आ गई तो शायद मैं कुछ भी ना कर सकूं। उसने ये नहीं कहा था कि शहनाज ने मुझे पकड़वाया और उम्र कैद दिलाई है। वो कहता था कि शहनाज ने मेरी मोहब्बत का खून किया है। सिकंदर, शहनाज ने कहा, उस शख्स ने जिस अंदाज से मुझसे मोहब्बत की है उसे मैं दीवानगी कहूंगी। इसमें कोई शक नहीं कि वो अय्याश नवाबजादा था और अपने बाप की तरह खूबसूरत लड़कियों के साथ इस तरह खेलता था जिस तरह बच्चे कांच की गोलियों के साथ खेला करते हैं। मुझे भी उसने ऐसी ही लड़की समझा था, लेकिन पहली मुलाकात में उसने मेरे साथ ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया जैसे मैं देवी हूं और वो पुजारी। और सिकंदर, मैं इस हकीकत को छुपा नहीं सकती कि मेरे दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा हो गई थी। उसे मेरे जिस्म के साथ तो जैसे दिलचस्पी रही ही नहीं थी। जज्बात में डूब जाता था। और तुमने उसे धोखा देकर मुझे वहां से छुड़ाया, मैंने कहा, और उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मेरे अंदर से एक आवाज उठी थी, जाओ शहनाज, उस लड़के को वहां से निकालो। शहनाज ने कहा, उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि हम दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। फिर भी मैं हमीदुल्लाह की मोहब्बत को भूल गई और मेरे दिल ने कहा कि सिकंदर नहीं तो मैं भी नहीं। ये खून की कशिश थी, गंदे खून की कशिश। मैंने कहा, जैसा भी है तो एक ही। शहनाज ने कहा, सिकंदर, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम दोनों मासूम से छोटे छोटे बच्चे हैं और एक दूसरे के सहारे भटकते फिर रहे हैं? जज्बाती बातें ना करो शहनाज, मैंने उकताहट से कहा। लोग तल्ख हकीकत से भागकर बड़े हसीन जज्बात और तसव्वुरात में जा पना लेते हैं, लेकिन मैं जज्बात और माजी से भागकर हकीकत में पना लिया करता हूँ। खतरों में कूद जाता हूँ। हमीदुल्लाह की बात करो शहनाज, मैं डरता हूँ वो तुम पर वार कर जाएगा और मैं तुम्हें उससे बचा नहीं सकूंगा। इतना गम ना करो सिकंदर, शहनाज ने कहा। मुझे महसूस हो रहा है कि वो मुझसे इंतकाम नहीं लेगा। और सिकंदर, दिल में एक बात आती है, क्या ये हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे ना पकड़ो? क्या तुम ऐसा ही चाहती हो? हाँ सिकंदर, शहनाज ने कहा, ये मेरे दिल की आवाज है। लेकिन तुम ये सोच लो कि तुम पर हर्फ ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे बचाने के जुर्म में तुम पकड़े जाओ। अगर मैं उसके सामने अकेला हुआ तो शायद मैं उसे छोड़ दूं। मैंने कहा, उसने मुझे छोड़ दिया था शहनाज। ये तो उस वक्त देखूंगा जब हमीदुल्लाह खान से आमना सामना होगा। ये बताओ कि सुबह नवाब को क्या बताओगी? क्या बताऊंगी? शहनाज सोच में पड़ गई। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, कहूंगी, ये आपने मेरे हवाले कर दिया था, ये तो बिल्कुल सीधा और देहाती सा थानेदार है। मैंने प्यार प्यार में उसे इतनी पिला दी कि सारी रात बेहोश पड़ा रहा, और होश में आया तो ऐसा तासुर दिया जैसे उसने सारी रात ऐश करते गुजारी है। आप फिक्र ना करें, आपके खिलाफ कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं लिखेगा। मैंने नकद बख्शीश भी दे दी है। शराब कहाँ है? मैंने शहनाज से कहा। उसने अलमारी खोलकर विलायती शराब की बोतल दिखा दी। मैं वापस अपने हेडक्वार्टर में आया तो ऐसे लग रहा था जैसे अजीब सा ख्वाब देखता रहा हूं जो परेशान कुन था और खूबसूरत भी।
अपने अफसरों को मैंने ज़बानी रिपोर्ट दी, उन्होंने जिस इत्मीनान और तहम्मुल से मेरी रिपोर्ट सुनी और मैंने उसमें जो झूठ शामिल किया था उसे भी सच मान लिया, तो मुझे यकीन हो गया कि उन्हें किसी मुखबिर ने इत्तला नहीं दी थी कि हमीदुल्लाह नवाब के यहाँ आया हुआ है। मेरा वहां जाना मामूल का एक छापा था। मामूल का छापा तो अंग्रेज अफसरों के लिए था। मेरे लिए ये एक गैर मामूली तजर्बा था। मैंने नवाब को ये बताना मुनासिब न समझा कि मैं उसके महल में रक्कास की हैसियत से रह चुका हूँ और वो मैं ही था जो गुलशन आरा को कैद खाने से निकाल कर अपने साथ ले गया था। सुल्तान अहमद मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था। मेरे लिए वो बहुत परेशान था। मैं अफसरों को रिपोर्ट देकर फारिग हुआ तो सुल्तान मेरे साथ कमरे में आ गया। वो मेरे छापे की तफसील सुनना चाहता था जो मैंने उसे सुनाई। सिकंदर, उसने कहा, नौकरी और तरीके से करो, इन चक्करों से निकलो। हमीदुल्लाह और शहनाज उस दुनिया के लोग हैं जो सर से ऊपर तक गुनाहों और जराइम में डूबी हुई है। तुमने अपने दिल में उन दोनों की हमदर्दियां पैदा करके अपने लिए खतरनाक मसला पैदा कर लिया है। हमीदुल्लाह और शहनाज पहले की तरह इकट्ठे हो जाएंगे, बगैर निकाह के मियाँ बीवी बन जाएंगे और उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि सिकंदर नाम का कोई शख्स भी हुआ करता था। जैसा कि तुमने सुनाया है कि शहनाज ने तुम्हें कहा है कि शादी कर लो, यही एक अक्ल की बात है जो शहनाज ने तुम्हें कही और तुम्हें इस पर अमल करना चाहिए। सुल्तान की इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कभी ऐसे लगता था जैसे मैंने अपने आप को बड़ी मजबूत जंजीरों में जकड़ लिया है जो अब खुल नहीं सकेंगी, और कभी यूं महसूस होता था जैसे ये कच्चे से धागे हैं जो किसी भी वक्त तोड़ दूंगा। हकीकत यह है कि मैं इन जंजीरों और इन धागों को तोड़ने की सोच ही नहीं रहा था। कभी ऐसे लगता था जैसे मेरा ये सारा रवैया एबनॉर्मल है। मैं जिन हालात में और जिस माहौल में पल कर जवान हुआ था और फिर जिन तारीक राहों पर मुझे धकेला गया वो सब एबनॉर्मल थे। मेरा जहन नॉर्मल हो ही नहीं सकता था। 4 या 5 दिन गुजरे होंगे कि एक और इत्तला ने हमें चौंका दिया। हम 4-5 पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर विल के पास बैठे थे कि अर्दली ने आकर उसे कहा कि एसपी साहब बुलाते हैं। वो गया और हम तकरीबन निस्फ घंटा उसके इंतजार में बैठे रहे। वो हमें लेक्चर दे रहा था। हमें उसकी वापसी तक वहीं बैठना था। मफरूर कैदी हमीदुल्लाह जाल में आ गया है, इंस्पेक्टर विल ने वापस आकर हमें फातिहाना लहजे में कहा। उसके इलाके के करीबी थाने से टेलीफोन आया है कि हमीदुल्लाह खान नवाब के महल में आया हुआ है। फिर क्या कार्रवाई होगी साहब बहादुर? एक सब इंस्पेक्टर ने पूछा। कार्रवाई का हुक्म उसी थाने को दिया गया है, इंस्पेक्टर विल ने कहा। अगर हम यहाँ से पुलिस भेजते तो वहां तक पहुंचते इतना वक्त लग जाता कि हमारा शिकार हाथ से निकल सकता था। उसी थाने के सब इंस्पेक्टर को हुक्म दिया गया है कि जितनी भी नफरी उसके पास है, राइफलों के साथ महल पर बहुत तेजी से छापा मारे। और हमने उसे ये भी कह दिया है कि नवाब के महल में दाखिल होने के लिए रस्मी आदाब की जरूरत नहीं। अगर दरवाजे और खिड़कियां बंद हों तो राइफलों से कवाड़ तोड़कर अंदर चले जाएं। इंस्पेक्टर विल ने अपना लेक्चर फिर शुरू कर दिया, लेकिन उसका अंदाज कुछ बदल गया था। मुलजिम और कैदी तो मफरूर होते ही रहते थे, उनका ताकुब भी होता था। कहीं ना कहीं किसी मफरूर की मौजूदगी की इत्तला भी आती थी और पुलिस भी छापे मारती थी, और ये सारी कार्रवाई मामूल के मुताबिक होती थी। पुलिस का तो यही काम है। लेकिन हमीदुल्लाह मामूली मफरूर नहीं था। उसे नज़रअंदाज करने का या उसकी मौजूदगी की इत्तला पर फौरी और तेज कार्रवाई ना करने का मतलब ये था कि एक ऐसे शख्स को छोड़ा जा रहा है जो बहुत बड़ा डाकू भी बन सकता है या बड़ा ही खतरनाक दहशतगर्द भी। बाकी सब इंस्पेक्टर उस अंग्रेज इंस्पेक्टर का लेक्चर तवज्जो से सुनने लगे या ये जाहिर करने लगे कि वो तवज्जो से सुन रहे हैं। लेकिन मेरी हालत कुछ और थी, और जो इतनी बिगड़ गई कि 2 मरतबा मेरी जबान पर ये अल्फाज आ गए कि साहब बहादुर, हमीदुल्लाह मेरा शिकार है, मुझे जाने दें। लेकिन मैंने अपने ऊपर जबर किया। अगर मैं कह बैठता तो मुझे यही जवाब मिलता, शट अप यू डैम फूल। दूसरे दिन इंस्पेक्टर विल ने बड़े गुस्से में यह खबर सुनाई कि हमीदुल्लाह निकल गया है। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर विल ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। तुम्हारा शिकार निकल गया है, उसने कहा, लेकिन हमारे मुखबर की रिपोर्ट गलत नहीं थी। तुम वहां जाओ और बहुत मेहनत से तहकीकात करो कि वो किस तरह निकल गया। इंक्वायरी के लिए किसी सीनियर अफसर को जाना चाहिए था, लेकिन तुम ज्यादा मुनासिब हो। तुम उस जगह से और वहां के बहुत से लोगों से वाकिफ हो। तुमने नवाब और शहनाज के साथ भी बहुत बातें की हैं और उनकी सुनी हैं। सबसे पहले उस इलाके के एसएचओ से पूछना कि उसे किस तरह रिपोर्ट मिली थी।
और उसने अपनी छापा मार कार्रवाई किस तरह की थी। हमें यह भी शक है कि नवाब ने या नवाबजादा ने उस एसएचओ की जेब भर दी होगी और ये रस्मी सी कार्रवाई करके आ गया और हमें रिपोर्ट दे दी कि वो मफरूर निकल गया है। ये एसएचओ अपनी जबान से तो नहीं मानेगा कि उसने रिश्वत ली है, ये तुम्हें उसकी कार्रवाई से पता चलेगा। वो जो बयान देगा वो याद रखना और महल के लोगों से बयान लेकर उसके बयान से मिलाना। मफरूर निकल नहीं सकता था, वो गेट के अंदर जाता देखा गया है लेकिन गेट से निकलता नहीं देखा गया। क्या वहां ऐसे आदमी हैं जो तुम्हें सही बात बता देंगे? हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया। अपने मुखबिरों के अलावा मैंने दो तीन आदमियों को अपना दोस्त बना लिया था। उनके अलावा शहनाज वहां है, उसे जो कुछ मालूम हुआ वो बता देगी। लेकिन साहब बहादुर, मुझे डर ये है कि हमीदुल्लाह शहनाज को साथ ही ना ले गया हो। ये भी हो सकता है कि वो शहनाज को ही साथ ले जाने आया हो। जो कुछ भी हुआ है, इंस्पेक्टर विल ने कहा, ये तुम्हें वहां जाकर मालूम होगा। यूं करो कि तुम अभी रवाना हो जाओ, वही दो कांस्टेबल अपने साथ ले जाओ जो पहले तुम्हारे साथ गए थे। और देखो सिकंदर, तुम अभी हिंदुस्तानी हो। तुम नवाब के महल के अंदर जाओगे, उसका महल बहिश्त से कम नहीं। उसके हरम में एक से बढ़कर एक खूबसूरत औरत है। वहां शराब भी है और दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस दरिया में बह जाओ। मैं जानता हूँ साहब बहादुर, मैंने कहा। नवाब ने ये जाने बगैर कि मेरा और शहनाज का आपस का पुराना ताल्लुक है, शहनाज को पूरी रात के लिए मेरे हवाले कर दिया था। इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने शहनाज से बहुत सी जरूरी बातें मालूम कर लीं और मैंने महल में उसे अपना मुखबिर बना दिया। मैं पत्थर हूँ साहब बहादुर। तुम जो कुछ हो पता चल जाएगा, इंस्पेक्टर विल ने तंजिया लहजे में कहा। ड्यूटी में गड़बड़ करोगे तो पूरी सजा पाओगे। उसने मुझे और भी बहुत सी हिदायत दी और मैं रवाना हो गया। मैं उड़कर नवाब के महल में पहुंचना चाहता था। मुझे रेलगाड़ी पर गुस्सा आ रहा था जो इतनी आहिस्ता चलती थी। मैं बहुत खुश था लेकिन मैं अपने आप को इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था कि मैं क्यों इतना खुश था। क्या इसलिए कि मैं हमीदुल्लाह के ताक़ुब में जा रहा था या इसलिए कि मैं शहनाज के पास जा रहा था? मैं मुतल्लिका थाने में पहुंच गया। वहां का एसएचओ मुझे जानता था। वो इसलिए दौड़ता हुआ मेरे इस्तकबाल के लिए मुझ तक पहुंचा कि मैं स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर था। वरना वो मेरे बाप की उम्र का था। वो मुझे अपने दफ्तर में ले गया। सूफी साहब, मैंने अंदर जाते ही उससे पूछा, आपको किसने हमीदुल्लाह की महल में आमद की इत्तला दी थी और आपको जब हेडक्वार्टर से कार्रवाई का हुक्म मिला तो आप कितनी देर बाद वहां पहुंचे? क्या कार्रवाई की, क्या देखा? फिर आपको ये यकीन किस तरह हुआ कि मफरूर निकल भागा है? मुझे पूरा बयान दें। सब इंस्पेक्टर सूफी अजमतुल्लाह सर झुकाकर सोच में पड़ गया। सूफी साहब, मैंने कहा, आप सोच कर बयान दें। मैं बड़ा सख्त हुक्म लेकर आया हूँ। मैंने महल में जाकर भी बयान लेने हैं। आपको मालूम है कि नवाब के बॉडीगार्ड्स में साबिक फौजी और पुलिस के साबिक मुलाजमीन भी हैं। वो मुझे सही तौर पर बता देंगे कि आपकी कार्रवाई ठीक थी या नाकिस, या आपने दानिस्ता कार्रवाई को ढीला रखा ताकि मफरूर को निकल भागने का मौका मिल जाए। मैं इसका खास ख्याल रखूंगा कि आप मुसलमान हैं और आप सूफी हैं और मैं आपके छोटे भाई के बराबर हूँ। अगर नवाब ने आपकी मुट्ठी गर्म कर दी है तो मेरे कान में बता दें। मैं रिकॉर्ड पर नहीं लाऊंगा। नहीं सिकंदर साहब, उसने कहा, अल्लाह का दिया बहुत है। आप मेरा बयान ले लें, फिर महल में जाकर जितने बयान आप चाहते हैं लें और मेरे बयान की तस्दीक या तरदीद करें। सूफी साहब, मैंने बयान से हटकर शहनाज के मुतल्लिक पूछने के लिए कहा, नवाब के महल में एक औरत है जिसका नाम शहनाज है। क्या वो भी लापता है? अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो क्या आपको ऐसी रिपोर्ट मिली है कि मफरूर के साथ एक औरत भी गायब है? नहीं, सूफी ने जवाब दिया। इत्तफाक की बात है कि मुझे उस औरत का नाम मालूम हो गया था। नाम शहनाज है। उसने छापे के दौरान मुझे बुलाकर कहा था कि उसे मफरूर हमीदुल्लाह से खतरा है कि वो उसी को उठा कर ले जाने आया है, इसलिए उसके दरवाजे पर एक या दो कांस्टेबल खड़े कर दिए जाएं। मैंने एक कांस्टेबल और नवाब का एक बॉडीगार्ड वहां खड़ा कर दिया था। मुलजिम के निकल जाने के बाद मैंने जब कांस्टेबलों को एक जगह इकट्ठा किया तो उस कांस्टेबल से पूछा था कि नवाब की इस बेगम तक तो मफरूर नहीं पहुंचा। कांस्टेबल ने बताया कि वो इधर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि वो खातून महफूज है। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। सब इंस्पेक्टर सूफी अजमतुल्लाह ने तफसील से अपना बयान दिया जिसमें कमोबेश 3 घंटे सर्फ हो गए। मैं फौरन शहनाज के पास पहुंचना चाहता था। मैंने अभी थाने के चंद और आदमियों के बयान भी लेने थे लेकिन मैं नवाब के महल को चल पड़ा।
میں بڑے گیٹ میں داخل ہوا تو وہ مخبر کھڑا نظر آیا جس نے حمید اللہ کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ میں سب کے سامنے اس سے بات کر سکتا تھا۔ میں نے ارادہ یہ کر رکھا تھا کہ سیدھا نواب کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ وہ بالکل صحیح بیان دے دے، ورنہ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ میں سیدھا نواب کے محل میں جا پہنچا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کس کمرے میں ملے گا۔ میں ایک راہداری میں جا رہا تھا کہ اچانک شہناز میرے سامنے آ گئی۔ میں اکیلا تھا، اپنے دونوں کانسٹیبلوں کو باہر کھڑا کر کے آیا تھا۔ کیوں آئے ہو سکندر؟ شہناز نے سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا۔ تحقیقات کرنے آئے ہو کہ حمید اللہ خان کیسے نکل گیا؟ ہاں شہناز، میں نے کہا، پکی اطلاع ملی تھی کہ وہ محل میں موجود ہے۔ پولیس نے چھاپا بھی بر وقت مارا تھا۔ میں تحقیقات کرنے آیا ہوں کہ وہ واقعی آیا تھا، اور اگر آیا تھا تو نکلا کیسے؟ کسی کی مدد کے بغیر وہ نہیں نکل سکتا۔ ہاں وہ آیا تھا، شہناز نے کہا، اور وہ نکل گیا تھا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ شہناز میرے قریب آئی۔ اس نے ادھر ادھر اور پیچھے دیکھا۔ میں اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی دیکھ رہا تھا جو پہلے اس کے چہرے پر کبھی نظر نہیں آئی۔ اسے میں نے نکالا تھا، شہناز نے کہا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے خون کی گردش رک گئی ہو۔ حیران مت ہو سکندر، شہناز نے کہا، اسے میں نے اپنے کمرے میں چھپا لیا تھا۔ پھر میں نے استادی یہ کی کہ اپنے کمرے کے بند دروازے کے سامنے پولیس کے ایک آدمی اور ایک باڈی گارڈ کو یہ کہہ کر کھڑا کر دیا تھا کہ مجھے مفرور حمید اللہ سے خطرہ ہے۔ جب چھاپا ختم ہو گیا اور پولیس کو یقین ہو گیا کہ مفرور محل کے اندر یا محل کے احاطے میں موجود نہیں، تو میں نے اسے نکال دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس شہناز کو میں جانتا اور پہچانتا ہی نہیں۔ ایک سوال یوں میرے ذہن سے ابھرا جیسے بل سے زہریلا سانپ نکلا ہو، کیا میں شہناز کو گرفتار کر لوں؟ میں شہناز کے سامنے یوں کھڑا تھا جیسے دلدل میں آ گیا ہوں، اور دلدل میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہوں۔ میرا سر جھک گیا تھا۔ یہ فرض اور جذبات کی دلدل تھی۔ شہناز غیر معمولی ذہن کی عورت تھی، میری طرح خدا نے شاید اسے بھی ایک فالتو حص دی تھی۔ تم تو کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے ہو سکندر، شہناز نے کہا۔ تم اپنی کاروائی پوری کرو پھر میرے پاس آ جانا۔ کیا نواب کو معلوم ہے کہ حمید اللہ آیا تھا اور اسے تم نے نکالا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شہناز نے جواب دیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ چل جاتا تو حمید اللہ کو پکڑوا دیتا۔ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ حمید اللہ کو پکڑوا دے گا۔ نواب انگریزوں کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے۔ یہاں ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ سکندر، میں نے کھڑکی میں سے اتفاق کیا تمہیں آتے دیکھ لیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ تم کیوں آئے ہو۔ میں تمہیں روکنے کے لیے ہی باہر نکلی تھی۔ اتفاقیہ تمہارے راستے میں نہیں آئی۔ اب کیا کرو گے؟ نواب کے پاس جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اسے کہوں گا کہ حمید اللہ یہاں آیا تھا، وہ نکلا کیسے؟ میں نواب کو ملزم ٹھہراؤں گا کہ حمید اللہ کو اس نے نکالا ہے۔ میں پہلے کی طرح اسے ڈراؤں گا، نوابی ختم کرنے کی دھمکیاں دوں گا، اور میں اسے یہ کہہ کر کہ سب انسپیکٹر کو میں سنبھالتی ہوں، تمہیں اپنے کمرے میں لے آؤں گی۔ شہناز نے کہا، تمہیں اپنے پاس بٹھانے کا یہی ایک طریقہ ہے؟ میں تمہیں یہ واقعہ صحیح طور پر سناؤں گی۔ شہناز وہاں سے چلی گئی اور میں نواب کے کمرے کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ دربان نے نواب کو اطلاع دی تو اس نے مجھے فوراً بلا لیا۔ اس کے بوڑھے چہرے پر نوابی رعونت کے بجائے شکست اور قسم پرسی کا تاثر تھا۔ پہلی ملاقات میں اس نے کہا تھا کہ یہ اس کی توہین ہے کہ ایک سب انسپیکٹر اس کے پاس تفتیش کے لیے آئے۔ اب وہ اسی سب انسپیکٹر کے استقبال کے لیے 5-7 قدم آگے آ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ ملانے کے بجائے مجھے گلے لگا لیا۔ آؤ سکندر بیٹے، اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نواب زادے نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اب تو مجھے اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی ہے۔ خدا کے لیے کچھ کرو۔ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ شہناز مجھے بتا چکی تھی کہ نواب کو اتنا ہی پتا چل سکا تھا کہ حمید اللہ آیا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کہاں چھپا رہا اور کس طرح نکل گیا۔ لیکن میں نے اس سے اس الزام میں بیان لینا تھا کہ حمید اللہ کو اس نے پناہ دی ہے، پھر اسے یہاں سے نکال دیا ہے۔ نواب صاحب، میں نے کہا، آپ کے آنسو مجھے منوا نہیں سکتے کہ آپ نے حمید اللہ کو پناہ نہیں دی اور اسے بھاگ نکلنے میں مدد نہیں دی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر مارے اور سر جھکا لیا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے بچپن میں بادشاہوں کی اور ان کے محلات کی کہانیاں سنی تھیں۔ میں کسی بادشاہ کے محل کو اپنے تصور میں نہیں لا سکتا تھا۔ نواب کے اس خاص کمرے کو دیکھ کر مجھے کہانیوں والے محل یاد آئے۔ وہ محل ایسے ہی تھے، میں اس کمرے کے حسن اور اس کی سجاوٹ کو بیان نہیں کر سکتا۔ سکندر،
نواب ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی سی آواز میں بولا، میں نے تمہیں پچھلی بار ایسی قابل احترام حیثیت دے دی تھی جس کے تم اہل نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مجھ سے بھی بڑا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ مت بھولو کہ تم معمولی سے سب انسپیکٹر ہو اور میں نواب ہوں۔ میں آنکھ کے اشارے سے تم جیسے 6 سب انسپیکٹروں کو گم کروا سکتا ہوں۔ تمہارے انگریز افسروں کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ مجھ پر یوں الزام مت لگاؤ جیسے میں تمہارے علاقے کا جیب تراش یا چور ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں قہر بھرا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تمہیں اس شہر میں قتل کروا سکتا ہوں جہاں تمہاری اسپیشل برانچ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تم میرے خفیہ ہاتھ کو نہیں جانتے۔ نواب صاحب، میں نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ سکندر، اس نے میری بات کاٹ کر کہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میرے ساتھ تمیز سے بات کرو، پھر میں تمہیں وہی عزت دوں گا جو پچھلی بار دی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ حمید اللہ یہاں آیا ہوگا لیکن میں نے اسے نہیں دیکھا۔ چاہو تو میرا بیان لے سکتے ہو۔ بیان تو مجھے لینا ہی ہے، میں نے کہا۔ آپ کے اس محل کے کئی اور افراد کے بھی بیان لوں گا۔ بہتر تھا کہ آپ مجھے چیلنج نہ کرتے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کو حمید اللہ نہیں ملا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ یوں تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ پولیس کی گارڈ دوڑتی آ رہی ہے۔ وہ باہر نکلا، پولیس اس کے محل کے ارد گرد پھیل رہی تھی اور ایک سب انسپیکٹر یعنی صوفی عظمت اللہ اس کے محل کے برآمدے میں داخل ہو رہا تھا۔ نواب صاحب، سب انسپیکٹر نے اسے کہا، نواب زادہ حمید اللہ خان کو ہمارے حوالے کر دیں، بڑا سخت حکم ملا ہے۔ اگر آپ اسے میرے حوالے نہیں کریں گے تو میں محل کے ہر ایک کمرے کی تلاشی لوں گا اور میں عورتوں کے کمروں میں بھی جاؤں گا۔ نہیں صوفی صاحب، نواب نے جواب دیا، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ تم جو مناسب سمجھتے ہو کرو۔ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، وہ مجھ سے رقم بٹورنے آیا ہوگا۔ میرے باڈی گارڈوں کو بھی ساتھ لے لو اور اسے ڈھونڈو۔ نواب خوف سے کانپ رہا تھا۔ اتنے میں شہناز باہر آئی اور کہنے لگی کہ حمید اللہ اسے قتل یا اغوا کرنے آیا ہوگا۔ نواب صاحب، شہناز نے خوف زدہ آواز میں کہا، میں اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھ جاتی ہوں۔ 2 3 سپاہیوں کو میرے دروازے پر کھڑا کر دیں۔ اس سے پہلے شہناز نے نواب کو بتا دیا تھا کہ اس کا حمید اللہ کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے اور یہ تعلق کس طرح ٹوٹا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے سکندر کو بچایا تھا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں یہاں ہوں، شہناز نے نواب سے کہا۔ وہ مجھ سے انتقام لینے آیا ہے۔ سب انسپیکٹر نے یہ انتظام کیا کہ ایک کانسٹیبل اور نواب کے ایک باڈی گارڈ کو شہناز کے کمرے کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ شہناز کمرے میں بند ہو گئی۔ نواب نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کے کانسٹیبل محل اور اس سے ملحق دوسری عمارتوں وغیرہ کی تلاشی لیتے رہے۔ محل کا احاطہ بہت وسیع تھا۔ پولیس ہر جگہ گئی اور تلاشی لی، لیکن حمید اللہ کہیں نظر نہ آیا۔ نواب خود بھی بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ دن اسی میں گزر گیا۔ سب انسپیکٹر صوفی کو یقین ہو گیا کہ حمید اللہ یہاں نہیں ہے، تو وہ اپنی گارڈ لے کر واپس چلا گیا۔ بیان دیتے دیتے نواب کے آنسو نکل آئے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ خود حمید اللہ کو پکڑے گا۔ اس نے پولیس کے جانے کے بعد اپنے طور پر تحقیقات کی تھی، گیٹ کے پہرے داروں کو اور ہر اس شخص کو جس کی ذمہ داری تھی کہ دیکھے کہ محل کے احاطے میں کوئی اجنبی آیا ہے۔ نواب نے بہت گالیاں دی، 2 کو 15 15 کوڑوں کی سزا بھی دی۔ اسے اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی جس کے چہرے پر نہایت اچھی تراشی ہوئی داڑھی تھی اور اس نے عالموں والا چغا پہن رکھا تھا اور سر پر رومال تھا جو اس کے کندھوں تک پھیلا ہوا تھا، اندر آیا تھا۔ یہ بھی پتا چلا کہ وہ اس طرف گیا تھا جدھر خواجہ صاحب رہتے ہیں۔ 2 آدمیوں نے بتایا کہ اس حلیے اور لباس کے ایک آدمی کو محل کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ میں اپنی جو بھی کاروائی اور تفتیش کر رہا تھا یہ محض رسمی تھی۔ میرا ذہن شہناز میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے میرے لیے مشکل پیدا کر دی تھی۔ مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ اب شہناز حمید اللہ سے محفوظ ہو گئی ہے۔ اگر شہناز نے ہی حمید اللہ کو چھپایا اور بھگایا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ حمید اللہ خان شہناز سے انتقام نہیں لے گا۔ نواب مجھے قتل کی دھمکی دے چکا تھا لیکن خود ہی نادم ہونے لگا۔ وہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی دھمکی کا کوئی ذکر نہ کیا اور اسے کہا کہ وہ ان تمام آدمیوں کو اکٹھا کرنے کا انتظام کرے جنہوں نے اس اجنبی کو اندر آتے دیکھا تھا۔ پھر اسے کہا کہ میں اس کی بیگم شہناز سے تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔
मैंने उसे तासुर दिया जैसे मैं शहनाज को उसकी बेगम समझता हूँ। जरूर जरूर, उसने कहा। मैं तुम्हें उसके कमरे में भेज देता हूँ, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। मैं जब शहनाज के कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजा बंद कर दिया। शहनाज इस तरह मुझ पर झपटी जैसे चील मुर्गी के चूजे पर झपटती है। उसने बाजुओं में जकड़कर इतनी जोर से भींचा कि मेरा सांस रुकने लगा। इसी तरह मुझे पलंग तक ले गई और मुझे पलंग पर बिठा दिया। मैं उसकी इस वारिफ्तगी से परेशान सा हो गया। देखा तो वो रो रही थी। मैंने कुछ जज्बाती बातें करके अपने आप को उससे आज़ाद किया। शहनाज, मैंने कहा, तुमने मेरे लिए बड़ा टेढ़ा मसला खड़ा कर दिया है। पहले ये बताओ कि हमीदुल्लाह खान तुम तक पहुंचा किस तरह और तुमने उसे भगाया किस तरह। मुझे अपने अफसरों को झूठी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। मैं कैसे मान लूं कि वो दिन के वक्त भेस बदल कर आया और किसी को पता ही ना चला कि हमीदुल्लाह आया है, या ये कि इस हुलिये का आदमी अंदर आकर कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहा है। मैंने तुम्हारे लिए मसला बनाया है या जो कुछ भी किया है, शहनाज ने कहा, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हर बात जिस तरह हुई सुना देती हूँ। उस पर पर्दा डालना तुम्हारा काम है और मुझे हमीदुल्लाह खान तक पहुंचाना भी तुम्हारा काम। मैंने उसके पास जाना है। मैं तुम्हें यहां से कैसे निकाल सकता हूँ, ये बाद में सोच लेना, शहनाज ने कहा। पहले अपने दूसरे सवालों के जवाब सुन लो। आज उस वक्त को जो कि बरसों पीछे रह गया है और उस वक्त के वाकयात को याद करता हूँ तो वो अलिफ लैला की कहानियां लगती हैं। मेरी कहानियां सुनने वाले भी इन्हें दास्तान तिलिस्म होशरुबा ही समझेंगे। लेकिन जिन लोगों ने पेशावर डाकुओं, राहजनों, बर्दा फरोशों और दीगर जराइम पेशा लोगों की जमीन दोज दुनिया देखी है और जिन्होंने नवाबों और महाराजों के महल्लात के अंदर कुछ वक्त गुजारा है और जो किसी वक्त पुलिस की स्पेशल ब्रांच में रहे हैं, उनके लिए ये वाकयात हैरान कुन नहीं। ये वो हकीकतें हैं जो अफसानों से ज्यादा दिलचस्प हुआ करती हैं। जब पुलिस जुर्म और गुनाह की इस दुनिया में पकड़ धकड़ के लिए दाखिल हो जाती है, तो ये कहानियां पुरस्रार और सनसनी खेज हो जाती हैं। मैं तो जुर्म और गुनाह की इन दास्तानों का ऐसा किरदार बन गया था जिसके दोगलेपन ने इन कहानियों में कोई और ही रंग भर दिया था। मैं अंग्रेजों का वफादार मुलाजिम था, लेकिन मैं शहनाज और ख्वाजा साहब से भी बेवफाई नहीं कर सकता था। मेरे इस रवैये ने इन कहानियों को और ज्यादा गंभीर और दिलचस्प बना दिया था। शहनाज ने मेरे दूसरे सवालों के जवाब में एक ऐसा वाकया सुना दिया जिसे जज्बात और दिलों में उतरी हुई मोहब्बत ने जन्म दिया था। शहनाज सुबह बहुत देर से जागी थी। नवाबों और महाराजों के महल्लात में रातें जागती और दिन सोया करते थे। शहनाज रात 2 बजे के बाद सोती थी। उसने मेहमानों को शराब पिलाई भी थी और पी भी थी, और पीना पिलाना वहां ऐसे था जैसे गरीब लोग दाल रोटी के साथ पानी ज्यादा पिया करते हैं कि ज्यादातर पेट पानी से भर जाए और आटे की बचत हो। शहनाज कद आदम आईने के सामने बैठी बालों में कंघी कर रही थी। कमरे का दरवाजा बड़ी आहिस्ता खुला। आईना दरवाजे के बिलमुकाबिल था। शहनाज ने पीछे मुड़कर देखने के बजाय आईने में देखा। एक दराज कद आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने लंबा चुगा पहन रखा था, सर पर सफेद कपड़े की खड़ी टोपी और उसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा रुमाल डाला हुआ था। उसकी तराशी हुई स्याह दाढ़ी और चेहरे पर जवानी की चमक दमक ने उसे बारोब बल्कि मुकद्दस शख्सियत बना रखा था। वो कमरे में दाखिल हुआ और उसने दरवाजा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। अगर ये कोई आम सा घर होता तो शहनाज डर जाती। ये एक नवाब का महल था जिसमें कोई ऐसा वैसा आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। ये जो इस तरह बेतकल्लुफी से अंदर आ गया था, नवाब का पीरो मुर्शिद या कोई आलिम हो सकता था। उसे नवाब ने ही भेजा होगा। आइए, शहनाज ने उठकर और उसकी तरफ मुड़कर कहा, तशरीफ रखिए। वो खड़ा रहा और शहनाज को घूरता रहा। शहनाज अपनी जगह खड़ी रही। क्या आपको नवाब साहब ने भेजा है? शहनाज ने पूछा। मैं खुद आया हूँ, उसने कहा, और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। उस आदमी ने दाढ़ी उतार दी, सर से टोपी और रुमाल भी उतार फेंके। हमीदुल्लाह खान, शहनाज ने हैरत से दबी हुई आवाज में कहा, क्या तुम नवाब साहब से मिल आए हो? उसे भी मिल लूंगा, हमीदुल्लाह ने कहा। तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने आया हूँ। तुमने मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया था। मैं मफरूर कैदी हूँ। इंतकाम लेने आए हो? शहनाज ने यकलख्त दलेर होते हुए कहा। मुझे मर जाने का जरा सा भी अफसोस नहीं होगा। मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, ले लो इंतकाम। अचानक बाहर किसी की आवाज सुनाई दी, नवाब साहब को इत्तला दो, पुलिस आई है।
اس کے فوراً بعد برآمدوں اور راہداریوں میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ آیا ضرور ہے، ادھر دیکھو۔ نواب صاحب، حمید اللہ خان آیا ہے۔ آیا ہے تو غائب کہاں ہو گیا؟ تلاشی لو، کوئی جگہ چھوڑنی نہیں۔ ایک ہڑبونگ تھی جو باہر برپا ہو گئی تھی۔ یہ پولیس ہے، حمید اللہ خان نے شہناز سے کہا۔ کسی نے تھانے میں مخبری کر دی ہے کہ میں یہاں آیا ہوں۔ اس بحروپ میں بھی مجھے کسی نے پہچان لیا ہے۔ اس نے چوغے کے اندر سے ریوالور نکال کر کہا، مقابلہ کروں گا، مارا جاؤں گا پر پکڑا نہیں جاؤں گا۔ وہ کھڑکی کی طرف گیا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ٹھہرو، شہناز نے اسے آگے بڑھ کر روکتے ہوئے کہا، میں تمہیں چھپا سکتی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ ادھر آؤ، پلنگ کے نیچے ہو جاؤ۔ شہناز، حمید اللہ نے کہا، سوچ لو، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے اور اس میں 6 گولیاں ہیں۔ مجھے پکڑوانے کی کوشش کرو گی تو 6 انسان مارے جائیں گے، جن میں ایک تم ہوگی۔ وقت ضائع نہ کرو۔ شہناز نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر پلنگ کے طرف دھکیلتے ہوئے کہا، پلنگ کے نیچے ہو جاؤ۔ حمید اللہ خان پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ شہناز نے پلنگ پوش کھینچ کر اس طرف زیادہ لٹکا دیا۔ اس کے دماغ نے فوراً سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ کمرے سے نکلی، اسے ایک ہیڈ کانسٹیبل جاتا نظر آیا۔ شہناز نے اسے اپنے پاس بلایا۔ تمہارے ساتھ کوئی انسپیکٹر ہوگا، شہناز نے اسے کہا، اسے میرے پاس بھیجو۔ اس مفرور قیدی سے سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے۔ اسے محل کا ایک باڈی گارڈ نظر آ گیا۔ اسے بلا کر کہا، نواب صاحب کہاں ہیں؟ انہیں کہو کہ میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ سب انسپیکٹر عظمت اللہ بھی آ گیا اور نواب بھی۔ شہناز نے نواب کو الگ کر کے کہا کہ حمید اللہ خان اس پر انتقامی وار کر سکتا ہے، اس لیے اس کے کمرے کے آگے 1 2 سپاہی کھڑے کر دیے جائیں۔ نواب خود گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے سب انسپیکٹر سے ایک کانسٹیبل لیا اور اپنے ایک رائفل بردار باڈی گارڈ کو بلایا۔ دونوں کو شہناز کے کمرے کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ شہناز کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے حمید اللہ کو پلنگ کے نیچے سے نکالا اور پلنگ پر بٹھا لیا۔ کیا اب تمہیں مجھ پر اعتبار آ گیا ہے؟ شہناز نے اس سے پوچھا اور کہنے لگی، لیکن ایک بات سن لو حمید، میں نے تمہیں اس ڈر سے یہاں نہیں چھپایا کہ تم مجھ سے انتقام لوگے۔ اگر تم انتقام کے ارادے سے آئے ہو تو یہ ارادہ پورا کر لو۔ میں جب تک زندہ ہوں تمہیں گرفتار نہیں ہونے دوں گی۔ اتنا احسان کیوں کیا ہے مجھ پر؟ حمید اللہ نے پوچھا۔ تم واحد آدمی ہو جس کی محبت میرے دل میں اتری ہوئی ہے، شہناز نے کہا۔ میں تمہیں کبھی بھی دل سے نہیں اتار سکی۔ عجیب محبت ہے، حمید اللہ خان نے کہا۔ مجھے جیل تک پہنچا دیا اور کہتی ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں سکندر کو مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، شہناز نے کہا۔ اسے بچانے کے لیے میں نے تمہیں پھنسا دیا۔ پھر اس سے محبت زیادہ ہوئی نا، حمید اللہ نے کہا۔ اس کی محبت کچھ اور ہے حمید، شہناز نے کہا۔ وہ تمہاری جگہ نہیں لے سکتا۔ سکندر اور میں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ہماری مائیں مختلف ہیں۔ اس وقت جب میں تمہارے پاس تھی اور سکندر ہمارے پاس آیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں سکندر کے باپ کی بیٹی ہوں، لیکن سکندر کو معلوم نہیں تھا۔ یہ ایسا تعلق ہے جسے میں ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ میں سکندر کے ایسے قرض کی مقروض ہوں جو میں ہر روز ادا کرتی رہوں تو بھی ساری عمر ادا نہیں ہو سکے گا۔ حمید اللہ نے شہناز کی یہ باتیں سنی تو وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ شہناز، اس نے کچھ دیر بعد سوچوں سے سر اٹھایا اور کہا، میں انتقام لینے آیا تھا۔ میں نے تمہیں یہیں قتل کرنا تھا، اپنے ساتھ لے جانا تھا اور تمہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر کہیں دور لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آنا تھا۔ لیکن شہناز، تمہیں دیکھ کر میرے ارادے اور میری قسمیں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو محبت کی زنجیروں سے ہمیشہ آزاد رکھا ہے۔ کھلونوں کے ساتھ محبت نہیں کی جاتی شہناز۔ میں کھیلنا، توڑنا اور پھینک کر دوسرا کھلونا لے کر آنا جانتا ہوں، لیکن تم میری زندگی میں آئیں تو میں تمہارے ہاتھوں کھلونا بن گیا۔ نہیں شہناز، ایسی باتیں کرنے کا یہ وقت نہیں۔ تم غلط سمجھو گی، تم کہو گی کہ میں اس لیے محبت کی باتیں کر رہا ہوں کہ تم مجھے چھپائے رکھو اور یہاں سے نکلنے میں مدد دو۔ حقیقت یہ تھی کہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت تھی اور یہی وجہ تھی کہ حمید اللہ خان کے دل سے انتقام کا ارادہ نکل گیا اور شہناز نے حمید اللہ کو چھپائے رکھنے اور وہاں سے نکلنے میں مدد دینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ ایک دوسرے میں اس قدر جذب ہو گئے کہ انہیں یہ بھی خیال نہ رہا کہ وہ موت کے منہ میں بیٹھے ہیں۔ اب تو شہناز بھی مجرم تھی۔ حمید اللہ جیسے مفرور مجرم کو پناہ دینا سنگین جرم تھا۔ وہ دونوں موت کے پیٹ میں بیٹھے تھے۔
दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें बेदार कर दिया। पलक झपकते हमीदुल्लाह पलंग के नीचे चला गया और शहनाज ने दरवाजा खोल दिया। नवाब आया था। क्या वो गिरफ्तार हो गया है? शहनाज ने अपने चेहरे पर और लबो लहजे में खौफ का तासुर पैदा करते हुए पूछा। निकल गया है, नवाब ने नवाबी लहजे में कहा। मत डरो, वो तुम तक नहीं पहुंच सकता। मैंने अब उसे पकड़ने का इंतजाम पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। वो आखिर आपका बेटा है नवाब साहब, शहनाज ने कहा। मैं नहीं चाहती कि वो पकड़ा जाए। बेटा? नवाब ने कहर आलूद आवाज में कहा। इस बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो बाहर को चल पड़ा। दरवाजे में रुक कर उसने कहा, ऐसा कोई खतरा तो नहीं, फिर भी दरवाजा अंदर से बंद रखना। नवाब चला गया और शहनाज ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नवाब ने शहनाज के साथ आम से लहजे में बात की थी, जैसे कोई अपने नौकर से रस्मी तौर पर पूछा करता है कि कहो भाई क्या हाल है। शहनाज उसकी जर खरीद दाश्ता थी। उसके हरम में और औरतें भी थीं। शहनाज चूंकि अभी नई थी और वो दिलकश होने के अलावा ज़हीन और चालाक भी थी, इसलिए अभी नवाब की तवज्जो उस पर लगी हुई थी। ज्यादा से ज्यादा 3 साल बाद शहनाज को हरम के कबाड़ खाने में पहुंचना था। नवाब के जाने के बाद हमीदुल्लाह पलंग के नीचे से निकल आया और शहनाज को अपने साथ लगाकर लंबे सोफे पर बैठ गया। पुलिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई थी? शहनाज ने पूछा। इधर तुम आए, उधर पुलिस आ गई। पुलिस इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती थी, हमीदुल्लाह खान ने कहा। मुझसे एक गलती हुई। मैं ख्वाजा साहब के यहाँ चला गया था। उन्हें मुझसे बहुत प्यार है। मैं उन्हें अपना बाप और अपना मुर्शद समझता हूँ। वो प्यारे इंसान हैं। मैंने उन्हें देखा है, शहनाज ने कहा। मुलाकात नहीं हुई। सुना है बड़े जबरदस्त मौसीकार हैं। वो मौसीकार से बढ़कर बहुत कुछ हैं, हमीदुल्लाह ने कहा। मैं उनके पास जाता हूँ तो सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। आज भी ऐसे ही हुआ। पता ही ना चला कि उनके पास बैठे 2 घंटों से ज्यादा वक्त हो गया है। मुझे यकीन है कि मैं महल के अहाते में दाखिल हुआ तो किसी ने मुझे पहचान लिया और उसने थाने तक इत्तला पहुंचा दी। तुम्हारे कमरे तक पहुंचते इतना वक्त गुजर चुका था कि इतने वक्त में पुलिस पहुंच गई। मैंने ये मालूम करना है कि मुझे पहचाना किसने था। कैसे मालूम करोगे? इस जगह मेरे भी कुछ हमदर्द हैं, हमीदुल्लाह ने कहा। उन्हें मालूम है कि मैं अभी महल के अहाते में ही हूँ, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। उन्हीं में से एक ने मुझे इत्तला दी थी कि तुम यहाँ हो। उसे कैसे पता चला था कि नवाब साहब के पास आने से पहले मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक था? शहनाज ने पूछा। तुम जब मेरे पास थीं तो वो 2 बार मेरे पास जागीर पर आया था, हमीदुल्लाह ने कहा। उसने तुम्हें देखा था और उसने तुम्हारी ख्वाहिश भी की थी। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती और तुम सिर्फ मेरी दाश्ता ही होती तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता। वो एक ही शख्स है जिसे मालूम है कि मेरा ठिकाना कहाँ है। और देखो शहनाज, शाम के बाद उसे यहाँ बुलाना। क्या पैगाम भेजूंगी? वो अस्तबल का इंचार्ज है, हमीदुल्लाह ने कहा। पैगाम ये भेजना कि कल तुम्हें सवारी के लिए घोड़ा चाहिए। कहना कि इस सिलसिले में तुम उसे बुला रही हो। सूरज गरूब हुआ तो शहनाज ने अपनी खादमा से कहा कि वो अस्तबल के इंचार्ज को बुला लाए। कहना कि कल सुबह शरीफ सा घोड़ा चाहिए। वो तो जैसे इंतजार में बैठा था, फौरन आ गया। शहनाज को उसके आने की इत्तला मिली तो उसे अंदर बुला लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हमीदुल्लाह खान पलंग के नीचे से बाहर आ गया। आप अभी तक यहीं हैं? अस्तबल के इंचार्ज ने कहा। मैं आपके लिए परेशान हो रहा था। बाकी बातें फिर होंगी, हमीदुल्लाह ने कहा। मुझे कैसे निकालोगे आफताब? आधी रात के वक्त, आफताब ने कहा। पिछली दीवार फांदनी पड़ेगी, मैं मौजूद रहूंगा। मेरे साथ एक साइस होगा, हम आपको दीवार पार करवा देंगे। उन्होंने वक्त और तरीका तय कर लिया और आफताब चला गया। शहनाज को यह खतरा नजर आ रहा था कि नवाब उसे बुला लेगा। वो उसी वक्त नवाब के पास इस हालत में गई कि झुकी हुई थी, दोनों हाथ पेट पर थे और करा रही थी। नवाब उसे इस हाल में देखकर घबरा गया। वो शायद ये समझा होगा कि उसके पेट में किसी ने खंजर घोंप दिया है और खंजर घोंपने वाला हमीदुल्लाह खान होगा। नवाब उठ खड़ा हुआ। क्या हो गया है? उसने शहनाज से घबराए हुए लहजे में पूछा। मालूम नहीं नवाब साहब, शहनाज ने कराहते हुए कहा। शायद नाफ डल गई है। सर भी दर्द से फट रहा है। तो यहाँ क्या लेने आई हो? नवाब ने गुस्सीले से लहजे में कहा। मैं खुद परेशान हूँ, क्या तुम्हारे पास खादमा नहीं? उसे भेजो कि डॉक्टर को ले आए और आज रात आराम करो। शहनाज यही चाहती थी। वो पेट पर हाथ रखे हुए वापस आ गई और खादमा को भेजकर डॉक्टर को बुला लिया। हमीदुल्लाह पलंग के नीचे चला गया था। डॉक्टर ने शहनाज को देखा
और खादमा को साथ लेकर चला गया। डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो मुकम्मल आराम करे। खादमा दवाई ले आई जो शहनाज ने रख ली लेकिन खाई नहीं। आधी रात के लगभग हमीदुल्लाह खान शहनाज के कमरे से निकलने की तैयारी करने लगा। मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलवा दूंगा, हमीदुल्लाह खान ने उसे कहा। मैं इंतजार करूंगी, शहनाज ने कहा। मैं तो एक मिनट भी यहाँ नहीं रहना चाहती। वो चुप हो गई और उसका चेहरा उतर गया। बोझल सी आवाज में बोली, हमीद, मेरा जिस्म जिसके साथ लगा है वो जिंदा नहीं रहा। उसने हमीदुल्लाह खान को गिनकर वो आदमी बताए जिनके साथ वो रही और वो यके बाद दीगरे मारे गए। तुमने मुझे अपने पास रखा तो देख लो तुम पर क्या गुजरी है। मैं डरती हूँ तुम्हारे पास आ गई तो मालूम नहीं तुम पर और क्या कहर टूटे। नवाब साहब अभी बचे हुए हैं। ये तुम्हारा वहम है शहनाज, हमीदुल्लाह ने कहा। अगर फिर कभी ऐसे हुआ तो मैं तुम्हें एक बुजुर्ग के पास ले जाऊंगा। वो आसेबी असर से निजात दिला देते हैं, हो सकता है तुम पर आसेबी असर हो। हमीदुल्लाह खान कमरे से निकल गया। शहनाज दीवार तक उसके साथ नहीं जा सकती थी। वो बाकी रात परेशान रही। सुबह उसने खादमा को अस्तबल के इंचार्ज आफताब के पास इस पैगाम के साथ भेजा कि आज घोड़ा नहीं चाहिए। खादमा ने वापस आकर शहनाज को आफताब का पैगाम दिया, आप अपने घोड़े के मुतल्लिक फिक्र ना करें, सब काम ठीक हो गया है। शहनाज को तसल्ली हो गई कि हमीदुल्लाह खान चला गया है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी सिकंदर, शहनाज ने यह सारा वाकया मुझे सुना कर कहा। मैं हमीदुल्लाह खान के पास चली जाऊंगी, वो कह गया है कि मुझे यहाँ से निकाल ले जाएगा। जिस तरह हमीदुल्लाह ने कहा था कि वो अपने आप को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ना नहीं चाहता, ऐसे ही मैं भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाली नहीं थी। लेकिन हमीदुल्लाह की मोहब्बत चोरी छुपे दिल में दाखिल हो गई। क्या आफताब तुम्हें हमीदुल्लाह तक नहीं पहुंचा सकता? शायद नहीं, शहनाज ने जवाब दिया। अगर यह मुमकिन होता तो हमीदुल्लाह यही इंतजाम कर देता। आफताब के साथ दूसरा आदमी कौन था जिसने हमीदुल्लाह खान को बाहर निकाला था? मैं उसे नहीं जानती, शहनाज ने जवाब दिया और मेरा एक हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, सिकंदर, तुम उन्हें गिरफ्तार कर लोगे? नहीं शहनाज, मैंने जवाब दिया। उन्हें गिरफ्तार किया तो तुम्हारी गिरफ्तारी लाजमी हो जाएगी, जो मैं नहीं करूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये दोनों कच्चे निकले तो तुम्हें भी मुसीबत में डाल देंगे। मैं नहीं जानती ये कैसे हैं, शहनाज ने कहा। आफताब को मैंने पहली बार देखा है। ये जाहिर करने के लिए कि मैंने बड़ी गहराई तक तफ्तीश की है, 2-3 दिन वहीं रहने का फैसला कर लिया। शहनाज से मैंने कहा कि मैं उसे मिलता रहूंगा। शहनाज मेरे मामलात में बहुत जज्बाती थी। मैं जाने के लिए उठा तो वो मेरे साथ लिपट गई और दीवानावार मेरा सर चूमने लगी। उसके आंसू बह रहे थे और उसके बाजू मुझे अपने शिकंजे में जकड़ते जा रहे थे। उसने मुझ पर भी रिकत तारी कर दी। मैं वहां से बोझल दिल से निकला। नवाब का दरबान बाहर खड़ा था। आपके इंतजार में खड़ा हूं, उसने कहा। नवाब साहब आपको याद फरमा रहे हैं। मैं नवाब के कमरे में गया तो देखा कि वो बड़ी बेताबी से मेरा मुंतजिर था। तुमने वहां बहुत वक्त लगाया है, नवाब ने कहा। कुछ पता चला? अब तो ये पता चलाना है कि वो यहाँ से निकला कैसे। आपकी बेगम साहिबा से मैंने बहुत कुछ पूछना था। मैंने कहा, बेगम साहिबा ना कहो सिकंदर, नवाब ने कहा। उसे मेरी मुलाजमा समझो। फर्क यह है कि उसका काम मुलाजमों जैसा नहीं। उसका नाम शहनाज है, उसे शहनाज ही कहो। मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि मुझे इत्तला मिली है कि वो रात को निकला है। मैं अपने तौर पर सुराग रसानी कर रहा हूँ। मैंने देखना यह है कि वो रात तक किसके पास छुपा रहा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसकी बग्गी बाहर खड़ी थी। उसने मुझे उसमें बिठाया और कोचवान को बताया कि कहाँ जाना है। उसके महल के इर्द गिर्द वसीओ अरीज जगह थी, जैसे खेत होते हैं। लेकिन ये खेत नहीं थे, लॉन थे जिनमें दरख्त थे। हर लॉन में फूलों की क्यारियां थी। उनके दरमियान सड़कें थीं, दूसरी तरफ आबादी थी। ये महल के मुलाजमों के मकान थे। वहां मज़ारों के बीवी बच्चे भी रहते थे। इस तमाम इलाके के इर्द गिर्द दीवार थी जिसकी बुलंदी 10 फुट होगी। उस दीवार के जरिए नवाब ने अपनी अलग दुनिया कायम कर रखी थी। बग्घी खुशनुमा लॉनों के दरमियान जा रही थी। लॉन खत्म हो गए तो खाली जगह आ गई। कहीं कहीं घास थी और ज्यादातर जगह खाली थी। नवाब के कहने पर बग्घी उस तरफ मुड़ी। थोड़ी ही दूर जाकर बग्घी रुक गई। नवाब ने मुझे उतार लिया। दीवार यानी फसील सामने नजर आ रही थी। नवाब ने मुझे जमीन पर खुरे दिखाए जो दीवार की तरफ जा रहे थे। ये 3 आदमियों के थे। मैं जानता था कि ये कौन थे जो इधर से गुजरे थे।
उन खुरों को देखते हुए हम दीवार तक चले गए। वहां खुरे रुक गए और एक दूसरे के ऊपर आ गए थे। दीवार के ऊपर तकरीबन 6 फुट बुलंदी पर रगड़ के दो निशान थे। ये निशान नवाब को नजर नहीं आए थे। मेरे लिए बिल्कुल वाजिया था कि हमीदुल्लाह को यहां से दीवार के पार किया गया है, लेकिन मैं नवाब को गुमराह करना चाहता था क्योंकि शहनाज के पकड़े जाने का खतरा था। उसे रात को यहां से निकाला गया है, नवाब ने कहा। मुझे इत्तला मिली है कि आधी रात को 3 आदमी इधर जाते हुए देखे गए थे। नामुमकिन, मैंने कहा। नवाब साहब, वो दिन भर कहाँ छुपा रहा? पुलिस ने कोई घर और कोई जगह नहीं छोड़ी जहां तलाशी न ली हो। आपके अपने आदमी पुलिस के साथ थे, वो कहीं ना मिला। आधी रात तक वो कहाँ रहा? मैं नहीं मान सकता कि आपकी नाक के ऐन नीचे किसी ने ऐसे जुर्रत की होगी कि इतने खतरनाक मफरूर कैदी को छुपाए रखा। फिर ये किसके पांव के निशान हैं? नवाब ने पूछा। किसी के भी हो सकते हैं, मैंने कहा। हम ये क्यों फर्ज कर लें कि ये हमीदुल्लाह खान के और उन आदमियों के हैं जिन्होंने उसे निकलने में मदद दी? पुलिस के इतने जबरदस्त छापे के बाद कोई इतनी जुरत नहीं कर सकता था कि आधी रात को हमीदुल्लाह खान को दीवार के ऊपर से गुजार देता। मैंने नवाब के करीब होकर राजदाराना लहजे में कहा, नवाब साहब, अगर वो सारा दिन यहाँ छुपा रहा है और उसे आधी रात के वक्त निकाला गया है, तो ये इंतजाम आपके सिवा और किसी का नहीं हो सकता। नवाब के जिस्म के साथ मैंने जैसे बिजली की नंगी तार लगा दी हो। उसके होंठ कांपने लगे। अगर मैं पुलिस का अफसर ना होता तो वो उसी वक्त मुझे कत्ल करवा देता। क्या तुम अपने अफसरों को ये रिपोर्ट दोगे? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। नहीं, मैंने कहा। ना इतना गुस्से में आए, ना इतना घबराएं। मुझे 2-3 दिन और तफ्तीश करने दें। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं आने दूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि उसे अगर आपने छुपा कर रात को यहां से निकाला है तो मुझे बता दें। मैं वादा करता हूं कि आपके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं लिखूंगा। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? नवाब ने झुंझुलाकर कहा। मैं तो उसे अपने हाथ से गोली मारूंगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। तुम मेरे बेटे हो। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि यहां से खाली हाथ ना जाना, लेकिन तुम खाली हाथ चले गए। नहीं नवाब साहब, मैंने कहा, मैं आपके लिए जो कुछ करूंगा वो इनाम या उजरत के बगैर करूंगा। अलबत्ता आपको मोहतात रहना चाहिए। अपने इस इलाके के हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त करें। मैंने हमीदुल्लाह के किसी हिमायती को पकड़ लिया तो उसे जमीन के तख्ते से उठा दूंगा, नवाब ने कहा। मेरी दिलचस्पी सिर्फ ये थी कि शहनाज ना पकड़ी जाए, और मेरी दिलचस्पी ये भी थी कि मैं खुद ना पकड़ा जाऊं कि मैंने तफ्तीश में बददयानती की है। मेरे दिमाग और आसाब पर बहुत बोझ पड़ गया था। नवाब के साथ बातें करते मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूं और क्या कह रहा हूं। कभी तो ज़हन खाली हो जाता, कभी ख्यालों का हजूम आ जाता। मैं नवाब को वहां से वापस ले आया। मैंने ये भी ना सोचा कि नवाब को मैंने क्या तासुर दिया है।